स्केड्यूल 1 याद है आपको ये क्या है? यस आई नो, भूल गए होंगे आप। चलो मैं रिकॉल करके देता हूं आपको फटाफट। देखो हम लोगों ने सेक्शन 7 देखा था कल। सेक्शन 7 किसके बारे में था? स्कोप के बारे में, है ना। जीएसटी का स्कोप क्या है उसके बारे में हम लोगों ने सेक्शन 7 देखा था, जिसमें 7.1 हम लोगों ने देखा था। और 7.1 में बोला था बेटा, 7.1 में एक लॉस था हमारा 7.1A। दो चीजें बहुत जरूरी है, मैंने आपको बोला था अगर सप्लाई बोल रहे हो तो दो चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1 कंसिडरेशन, और दूसरा इट शुड बी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद है आपको? तो वहां पे एक पहली बात तो कंसिडरेशन होना चाहिए, और दूसरी बात इट इज इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके, ये 7.1A में देखा था। फिर 7.1B में देखा था हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर दूसरे कंट्री से कोई आप सर्विस ले रहे हो, दूसरे कंट्री से, देखो सर्विस दूसरी कंट्री से ले रहे हो, और उसमें देखा था हमने कंसिडरेशन तो है, कंसिडरेशन था, बट ये इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में जैसे कैटरीना कैफ का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वो कहीं फंक्शन में जा रही, तो फंक्शन में जाने के लिए उसने ब्यूटी पार्लर वाली की सर्विस ली थी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। याद आ रहा है आपको कुछ? तो उस केस में हम लोगों ने देखा था बेटा कि वहां पे आपको भले इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, स्टिल वो सप्लाई माना जाएगा, स्कोप के दायरे में आ गया था। आपको याद है? ये भी मैंने आपको बताया था 7.1B में, राइट। फिर हमने 7.1C देखा था, और वो 7.1C में मैंने आपको बताया था कि स्केड्यूल 1 हम लोग देखेंगे, और उस स्केड्यूल 1 में क्या रहेगा? याद है आपको? नहीं। 7.1C में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई सप्लाई ऐसा है जो विदाउट कंसिडरेशन है, जो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, उसे भी हम लोग सप्लाई मान लेंगे। बस वही पूरे पॉइंट्स यहां पे दिए हुए, राइट। तो वो स्केड्यूल 1 देखने की, सही समझे, घड़ी अब आ गई है, आ गई है, आ गई है। ओके चलो देखो फटाफट स्केड्यूल 1, 4 पॉइंट्स है, केवल 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। तो यहां पे सबसे ऊपर आप लिख दो पहले, ये कौन से केसेस है? विदाउट कंसिडरेशन वाले। लिख लो हिंदी में, मतलब यहां लिखो, मतलब यहां कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई माना जाएगा। सो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल these 4 points are covered by a supply and hence GST would be leviable, right? तो देखो ऐसे ये कौन से 4 पॉइंट्स है? which are these 4 points we have to see, okay? तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। क्या ये? देखो परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट मतलब क्या? हमेशा के लिए दे दिया आपने हमेशा के लिए दे दिया, विदाउट आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि उसको बाद में मुझे वापस लेना है। परमानेंट आपने एक बार दे दिया तो दे दिया, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ पीरियड के लिए दे रहा हूं और फिर उसको वापस ले लूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, नो। आपने दे दिया, जैसे एग्जांपल बेस्ड मैं आपको दे दूं, डोनेशन। डोनेशन, आप किसी को डोनेशन देते हो, है ना, कोई आपने एसेट दे दिया, मान के चलो आपके घर में एक चेयर है, वो चेयर आपने क्या कर दिया, बहुत अच्छी आराम खुर्ची, आपने उसको उठा के एक आश्रम में दान दे दिया, डोनेट, ओल्ड एज होम में आपने डोनेट कर दिया उसको। तो ऐसा ही क्या ये है ना, तो ओल्ड एज होम में 1 साल के लिए रखो और फिर मुझे वापस दे देना, ऐसा होता है क्या? नहीं, आपने डोनेशन दे दिया, कंप्लीट दे दिया डोनेशन, ओके। तो दैट इज परमानेंट। घर में नहीं, सॉरी बिजनेस एसेट्स है अपने ना, बिजनेस एसेट। तो बिजनेस एसेट्स, आपके शॉप में कोई खुर्ची थी तो आपने वो डोनेशन दे दी, किसको दे दिया आपने डोनेशन? हो ओल्ड एज होम वाले को। तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? यस, क्योंकि डोनेशन है मतलब कंसिडरेशन नहीं है। देखो डोनेशन है मतलब ही नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं, लेकिन फिर भी उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। सर इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी? वो अपन देखेंगे उधर वैल्यूएशन चैप्टर में, उसकी वैल्यू देखेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि अगर आपने कोई बिजनेस एसेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, किसी और को दे दिया, डोनेट कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो हम उसे क्या मान लेंगे? सप्लाई, ओके। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है जरा देखो, मैं बताता हूं आपको, पहले समझा देता हूं पूरा, फिर अपन देखेंगे, राइट। तो देखो चेयर का एग्जांपल अपन कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो ये आपका बिजनेस, आपका बिजनेस है, राइट। ये बिजनेस में आपने चेयर खरीदी थी, चेयर आपने खरीदी थी, ओके। किससे खरीदी थी? मिस्टर एक्स चेयर खरीदी थी। ये चेयर की वैल्यू मान के चलो आपकी 1000 रुपीज।
इसके ऊपर आपको जीएसटी लग के आया होगा, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, एग्जाम्पल 180 रुपीज। तो 1180 रुपए की आपने ये चेयर खरीदी थी। अब ये चेयर जो आपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया और ये यूज करने के बाद आपने इसे परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करना मतलब दे देना, ट्रांसफर या डिस्पोज करना, ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर किया? ओल्ड एज होम, ये ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो देखो अब ये एसेट के ऊपर आपको जीएसटी लग के आया हुआ है, बराबर, ये जीएसटी लग के आया हुआ है, और ये जीएसटी का आपने क्रेडिट भी लिया होगा, इनपुट क्रेडिट है ना, इनपुट क्रेडिट भी लिया होगा, राइट। ये जीएसटी का आपने क्या लिया होगा? इनपुट क्रेडिट भी लिया होगा। तो ये जो इनपुट क्रेडिट आपने इस जीएसटी का ले लिया और ये लेने के बाद आपने ये असेट को ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, राइट। तो फिर यहां पे आपको लगेगा जीएसटी, ये ट्रांजैक्शन पे आपको जीएसटी लगेगा, इवन दो दिस ट्रांजैक्शन इज विदाउट कंसिडरेशन। गेटिंग द पॉइंट? तो देखो प्रोविजन में क्या लिखता है, परमानेंट को अंडरलाइन करेंगे अपन, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया आपने और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स को वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, और वो असेट पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर चुके, ले चुके। तो अगर आपने कोई एसेट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया होगा, ध्यान से सुनना, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया होगा तो फिर आपको यहां जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी तभी लगेगा अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने इन एसेट्स के ऊपर लेके रख दिया है। गेटिंग द पॉइंट? वेरी सिंपल पॉइंट। ओके, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोविजन है नंबर 1, ये जो प्रोविजन है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर गुड्स ओनली, बिजनेस एसेट्स मतलब गुड्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सर्विसेज। ओके, अपन देखेंगे उसको। तो देखो उसमें क्या क्या एनालिसिस किया है, फिर बाद में देखो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इट मे बी नोटेड दैट दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, मतलब इनपुट टैक्स, इफ देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप हिंदी में लिख देंगे, इफ देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, नो लायबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन परमानेंट डिस्पोजल। तो अगर आपने उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेके रखा है तो फिर आपको कोई जीएसटी की लायबिलिटी आगे नहीं आएगी। ओके, एज पर सेक्शन 17(5) certain goods are not eligible for input tax credit, for example motor vehicle would not treated as supply। क्या मतलब हुआ इसका? एक सेक्शन है अपन देखेंगे आगे, and that section is 17(5). what it says, section 17(5) says on some goods credit ITC is not allowed, ITC allowed नहीं, ITC is not allowed, मतलब जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता, देयर इज नो क्रेडिट ऑफ जीएसटी। ओके, उसमें एक एग्जांपल है मोटर व्हीकल का जीएसटी नहीं मिलता। मतलब आपने देखो, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स ने कोई मोटर व्हीकल खरीदी, मोटर व्हीकल लेट्स से 1 लाख रुपए की मोटर व्हीकल खरीदी और उसके ऊपर जीएसटी पे किया एट द रेट ऑफ 18%। तो ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता। किसको नहीं मिलेगा? मिस्टर एक्स को, बिकॉज गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी का क्रेडिट डिनाई करके रखा है कि हम उनका क्रेडिट देंगे ही नहीं। अब मुझे बताओ, अब ये मोटर व्हीकल आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, ट्रांसफर किया ये मोटर व्हीकल, तो मुझे बताओ क्या यहां पे जीएसटी लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा बेटा? क्योंकि यहां पे डबल टैक्सेशन। आप लॉजिक समझो, रटो मत। देखो लॉजिक क्या है इसका, कि अगर आपने पुराना क्रेडिट लेके रखा है, जब आपने खरीदी थी एसेट तब आपने उसका क्रेडिट लेके रखा है ना, जब आप खरीद रहे थे तब उसका क्रेडिट लेके रखा है, तो जब आप बेचोगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो यहां देखो, यहां क्या हुआ कि मोटर व्हीकल जब आपने खरीदी तब आपने क्रेडिट लिया ही नहीं, तो बेचते समय उसको जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको उसका जीएसटी पे कर चुके हो, आपने क्रेडिट लिया ही नहीं ना, इसी का मतलब आपने जीएसटी पे कर दिया है, तो गवर्नमेंट को उनका जीएसटी मिल गया है। तो फिर आपको कोई भी जीएसटी आगे ट्रांसफर करते समय, मान के चलो ये भी ओल्ड एज होम को दे दिया आपने डोनेशन, तो फिर आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी, राइट। तो वही वहां पे बोला, देखो एज पर सेक्शन 17(5)
certain goods are not eligible to input tax credit, for example motor vehicle, and hence would not treated as supply. तो इसलिए हम उसके सप्लाई भी नहीं बोलेंगे, सिंपल. देन मैंने बताया सर्विसेज के लिए नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल टू बिजनेस एसेट्स ओनली, बिजनेस एसेट्स, hence service provided without consideration would not attract GST. तो अगर सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी उसके ऊपर GST नहीं, राइट. देखो, फ्री कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर राम किशन वुड नॉट अट्रैक्ट GST, उसका एग्जाम्पल है. और दूसरा एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर वुड अमाउंट टू सप्लाई. तो पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर्स को, इफ पार्टनरशिप फर्म इज गिविंग सम एसेट्स टू द पार्टनर विदाउट कंसिडरेशन, सो इट वुड अट्रैक्ट GST, क्योंकि उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई. तो पहला पॉइंट समझ में आया. बेसिकली शेड्यूल 1 क्या है, मैं एक बार और रिपीट कर दूं. शेड्यूल 1 इज फॉर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन. तो चार चीजें यहां पे, ऐसे सप्लाई जो विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है, फिर भी हम उसको, दो चीजें जरूरी देखी थी हमने, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए. लेकिन शेड्यूल 1 में चार चीजें, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड वो परमानेंट ट्रांसफर है, बिजनेस एसेट का है, और वो एसेट्स पे हमने क्रेडिट ले चुके. ये तीन चीजें सेटिस्फाई होना चाहिए. ओके, चलो सेकेंड पॉइंट, गुड्स ट्रांसफर टू अ रिलेटेड और अ डिस्टिंक्ट पर्सन. तो आपने गुड्स किसको ट्रांसफर किया, रिलेटेड को और अ डिस्टिंक्ट पर्सन को. ओके, तो देखो क्या बोलता है, एक्सक्यूज मी. तो देखो, गुड्स आपने ट्रांसफर किया रिलेटेड को या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन को. एक्सक्यूज मी, ओके सॉरी. तो देखो क्या बोलता है, जैसे देखो रिलेटेड पर्सन मतलब क्या, रिलेटेड की डेफिनेशन अलग से दी है, मैं आपको पहले समझा देता हूं क्या है. तो मेरे ससुर जी है ना, या मान के चलो मेरे फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स है मेरे, वो मेरे फ्रेंड्स मेरे शॉप में आए. मेरा एक शॉप है, लेट्स से एग्जांपल ड्राई फ्रूट का शॉप है, मिठाई का शॉप है, चलो जान लो, मिठाई भूख लगी अभी, मिठाई का शॉप है. तो मेरे शॉप में आए और मेरा फ्रेंड कम रिलेटिव है, मान के चलो रिलेटेड पर्सन है ना, मेरा फ्रेंड कम रिलेटिव, और मुझे उसने बोला कि यार आशीष बहुत दिन हो गए मिले नहीं थे, इसलिए आ गया तेरे शॉप में आ गया मिलने. अच्छी बात है, आओ बैठो. तो उनको मैंने मिठाइयाँ खिलाई, फिर डेजर्ट खिलाया, आइसक्रीम खिलाया, है ना. अब वो सब खिलाने पिलाने के बाद फिर पैसे मांगना मुझे भी अच्छा नहीं लगा. ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे दोस्त इतने दिन के बाद आए और उन्होंने भी बोला, देखो बेशरम रहते कुछ दोस्त, बोला आशीष यार क्या तू तो हमारा दोस्त, कहाँ तुझे पैसे वैसे देना है. तो मैंने भी बोला अरे मैं कहाँ मांग रहा हूँ तेरे से पैसे मांग रहा हूं मैं नहीं. तो लेकिन मुझे बताओ क्या वो मेरा रिलेटिव है, मैंने बताया अभी आपको. तो दोस्त कम मेरा रिलेटिव है. देखो वो मेरा दोस्त कम रिलेटिव मतलब रिलेटेड पर्सन हो गया. देखो वहां पे दिया रिलेटेड पर्सन को मैंने गुड्स ट्रांसफर की, मिठाई दी, डेजर्ट दिया, मैंने उसको गुड्स दिए, रिलेटेड पर्सन को दिए. अब दूसरी कंडीशन इसमें जरूरी है कि ये जो गुड्स मैंने उसको दिए, रिलेटेड फ्रेंड को या फ्रेंड जो भी मेरा रिलेटिव है उसको दिए, ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. तो क्या मेरे ये शॉप में आके उसने मेरे से लिया क्या? यस करेक्ट पहचान आपने. वो मेरे शॉप में आया था और शॉप में आने के बाद मैंने उसको ये गुड्स दिए, ये डेजर्ट दिया, राइट, फूड दिया, डेजर्ट दिया, जो भी मैंने उसको प्रोवाइड किया टू अ रिलेटेड पर्सन एंड इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अपन देखेंगे आगे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की भी कंडीशन है. ओके, तो ये दोनों चीजें अगर सेटिस्फाई हो गई तो फिर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा. मतलब वो जो शॉपकीपर था उसको जीएसटी भरना पड़ेगा. पहला पॉइंट समझ में आ गया. तो देखो आपने किसी को गुड्स ट्रांसफर किए और वो गुड्स किसी को मतलब कौन है बेटा? रिलेटेड पर्सन को, और इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. वही अगर वो मेरे घर पे आता था और घर पे अगर मैं उसको मिठाई खिलाता था तो अब बताओ क्या उस पे जीएसटी लगता था? द आंसर इज नो. व्हाई बेटा? बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो ये जो रिलेटेड पर्सन को हम ट्रांसफर कर रहे, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो देखो वहां पे लिखा है. डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में अपन 2 मिनट में बात करेंगे, पहले रिलेटेड को देख लेते. सप्लाई ऑफ गुड्स
or services or both between related person or between distinct person as specified in section 25. 2 मिनट बाद देखेंगे इसको. When made in the course of furtherance of a business. समझ में आपके? तो सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन को होना चाहिए, और इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. तो अपन इसको क्या मान लेंगे? सप्लाई, और उस पे ऊपर जीएसटी लगा लेंगे. दूसरा पॉइंट दिया बेटा यहां पे, डिस्टिंक्ट पर्सन. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या? जैसे देखो, मेरा एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मुंबई में मेरा एक ब्रांच है, और दूसरा ब्रांच है मेरा गुजरात में, अहमदाबाद. दिस इज माय ब्रांच, हेड ऑफिस. तो अगर मैं गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा हूं, आई एम ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं गुड्स अगर ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं पैसे तो नहीं लूंगा. पैसे कैसे लूंगा? अरे मेरी ही ब्रांच है और फिर वहां से सेल होगा, राइट? तो ये जो ब्रांच ट्रांसफर है, अब गवर्नमेंट ने इनको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला है. डिस्टिंक्ट पर्सन. और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या? कि इन दोनों के अलग जीएसटीएन नंबर है. क्योंकि देखो, जीएसटीएन नंबर स्टेट वाइज होता है, तो महाराष्ट्र वाले के ब्रांच का अलग जीएसटीएन नंबर है और गुजरात वाले ब्रांच का अलग जीएसटीएन नंबर है. दोनों ब्रांचेस के अलग अलग जीएसटीएन नंबर है. तो ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई को डिस्टिंक्ट माना गया. डिस्टिंक्ट मान के उसके ऊपर फिर क्या लगाया गया बेटा? जीएसटी लगाया जाएगा. इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दीज टू आर डिस्टिंक्ट पर्सन, और इनके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा, दो इट इज विदाउट कंसर्न. अगेन मैं रिकॉल करवा दूं आपको, शेड्यूल 1 वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिस्टिंक्ट पर्सन. हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में ही बात कर रहे, और किसी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे. चलो एक बार रीड करो फटाफट, देखो. लिख लो फटाफट. चलो हो गया, गुड. चलो आगे देखो. तो दो चीजें हमने देखी. तो ट्रांसफर आपको किसको करना है? रिलेटेड पर्सन को करना है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन. डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि दो ब्रांचेस है, तो इनको भी अपन ट्रांसफर करेंगे, तो ये भी ट्रांसफर कैसा माना जाएगा? बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन, और इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन. हम वही पॉइंट देख रहे हैं. ओके चलो नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. देखो आप, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय, इन दोनों को भी रिलेटेड बोला गया, राइट? रिलेटिव की डेफिनेशन में दोनों आते, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये दोनों रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में. अब देखो उनके लिए क्लॉज दिया है. अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को साल भर में 50,000 रुपए तक के गिफ्ट देता है ना? गिफ्ट इज विदाउट कंसिडरेशन, और ये दोनों रिलेटेड बोल दिया मैंने. तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, बहुत सारे गिफ्ट होते हैं, लाइक दिवाली गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट, बोनस, ये वो सब मिला के अगर 50,000 रुपए तक दे साल भर में, तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. बट अगर वो गिफ्ट 50,000 रुपए से ऊपर चले जाए, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को साल भर में, देखो ध्यान दो, साल भर में मतलब आज 5,000, कल 5,000, परसों 5,000, ऐसे ऐसे कर करके पूरे साल भर में उसने अगर 50,000 रुपए से ऊपर गिफ्ट दे दिए, तो फिर वो पूरे अमाउंट पे जीएसटी, पूरे अमाउंट पे, मतलब साल भर में अगर 60,000 रुपए की गिफ्ट दी उसने, तो जीएसटी कितने पे लगेगा? पूरे 60,000. आया आपके समझ में? तो देखो वहां पे वो पॉइंट लिखा, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू in financial year, a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or services or a both. So if the value of gift
does not exceeds rupees how much 50,000. So if the value of gift does not exceeds rupees 50,000, it would not be regarded as supply. But अगर ये सप्लाई, अगर ये गिफ्ट अगर आपके 50,000 रुपए से ऊपर चले गए तो हम उसको सप्लाई मान के उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे. वेरी सिंपल. ओके, चलो देखो फटाफट. नेक्स्ट पॉइंट. A person who has obtained or is required to obtain more than one registration whether in one state or in union territory. देखो अभी बताया आपको one state, एक स्टेट में या फिर अलग अलग स्टेट में, और union territory or more than one state or union territory shall in respect of each registration would be treated as distinct person. तो हो सकता है एक ही स्टेट में उसके दो रजिस्ट्रेशन है. जैसे एग्जांपल देखो, तो सर अभी तो आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन ये तो स्टेट वाइज रहते हैं, स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. नहीं, ऐसे नहीं. जैसे देखो कोई वर्टिकल लाइन ऑफ बिजनेस है, जैसे एग्जांपल में आपको देखो, मेरी एक हेड ऑफिस है, मान के चलो एक ऑफिस है नागपुर में जो फाइबर बनाता है, फाइबर मैन्युफैक्चर करता है, ग्रैन्यूल से फाइबर बनाते हैं. और दूसरा एक मुंबई में है, मुंबई में वो मुंबई वाली ब्रांच क्या करती है, आपको मार्कर पेन बनाती है, मार्कर पेन, राइट. तो ये जो मुंबई वाली ब्रांच है जो मार्कर पेन बना रही, तो उसको हम लोग फाइबर सप्लाई करते हैं. सो दिस इज वर्टिकल लाइन ऑफ बिजनेस. तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ बिजनेस में अगर आप डील कर रहे हो, देखो प्रोप्राइटर एक ही है, एक ही पैन पे दोनों रजिस्टर, प्रोप्राइटर एक ही है, बट दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपने लिए, ले सकते हैं आप एक ही स्टेट में. देखो मुंबई एंड नागपुर आर इन वन स्टेट महाराष्ट्र, स्टिल यू कैन टेक द डिफरेंट रजिस्ट्रेशन. तो अगर ये जो सप्लाई फाइबर का सप्लाई हो रहा है, दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, है ना. तो ऊपर देखा था हमने बिटवीन टू स्टेट, ये तो डिस्टिंक्ट है, और अगर विद इन स्टेट भी है तो भी डिस्टिंक्ट है. और जनरली विद इन स्टेट हम तब दो रजिस्ट्रेशन लेते हैं जब वर्टिकल लाइन ऑफ बिजनेस है. तो अगर वर्टिकल लाइन ऑफ बिजनेस है, एग्जांपल दिया मैंने आपको वर्टिकल लाइन का, तो फिर ऐसे केस में आपके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, तो इट इज विदाउट कंसिडरेशन. ओके, तो वही पॉइंट दिया वहां पे कि अगर एक स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन है, या एक यूनियन टेरिटरी में है, या फिर वन स्टेट और एक दूसरा स्टेट में, तो भी हम उसको डिस्टिंक्ट एंटिटी मान लें. रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 15 में दिया, अपन देखेंगे रिलेटिव की डेफिनेशन. नेक्स्ट, द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के बदले में, इन ल्यू मतलब इन कंसिडरेशन, मतलब आपने क्या किया, एम्प्लॉय ने आपको सर्विस दिया और उसके बदले में आपने उसको कुछ चीज दिया. अमाउंट पेड है ना, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय एंड इज मेंशन्ड इन द ऑफर लेटर और एग्रीमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि अगर आपने उसको बोला था कि भाई तू इतना काम करके दे और उसके बदले में मैं तुझे कार गिफ्ट करूंगा, और वो कार की वैल्यू है मान के चलो 5 लाख रुपए, तो देखो ये आपकी 50,000 रुपए से ऊपर वैल्यू है, इजंट इट, 50,000 से तो ऊपर है, करेक्ट है आप. लेकिन ये किसके बदले में दी, आपने गिफ्ट दिया है क्या बेटा, नहीं, डिडंट गिव गिफ्ट हिम. आपने क्या किया, आपने उसको काम के बदले में वो कार दी या वो पैसे दिए, जो भी दिया आपने, पैसे दिए, कार दी, गिफ्ट में नहीं दिए, आपने वो काम के बदले में, और वो ऑफर लेटर में मेंशन्ड है कि एम्प्लॉय ने इतना काम किया तो हम उसको इतना पैसा देंगे या एक कार देंगे, फलाना ढिमकाना जो भी देंगे. बट ये आपका एक वैलिड कंसिडरेशन है, तो वो फिर शेड्यूल 1 में नहीं फंसेगा. शेड्यूल 1 में क्या आएगा, गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. तो यहां गिफ्ट नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहां पे एग्जिम्प्ट हो जाएगा. और जो अभी बताया देखो, मोर एवर सर्टन सप्लाईज आर नॉट एग्रीड अपॉन फॉर्मली, तो फॉर्मली नहीं है मतलब नॉट इन ऑफर लेटर. से दिवाली गिफ्ट्स, गिफ्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग टारगेट्स अचीव करने पे एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया जाते हैं. गिवन कैजुअली, के कुछ गिफ्ट कैजुअली भी दिए जाते हैं, विल बी टैक्सेबल प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड रुपीज 50,000. ओके, चलो नेक्स्ट. गिफ्ट्स अप टू 50,000 टू एम्प्लॉयज मे बी एग्जेम्प्टेड. However, reversal of input tax credit will be required. अब देखो ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, ये भी सिंपल एकदम, देखो कैसे. तो ये आपने कोई गुड्स खरीदे, मान के चलो लेट्स से कार पे तो अपन नहीं ले सकते, चेयर का ही एग्जांपल लेते. चेयर, वो चेयर आपने खरीदी 1000 रुपीज की,
और उसके ऊपर जीएसटी पे किया एट द रेट ऑफ 18%, ये जीएसटी आपने पे कर दिया। ओके, और इसका आपने आईटीसी ले लिया, जीएसटी का आईटीसी आपने ले लिया। ओके, ये मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स का एक एम्प्लॉय है मिस्टर वाई। चेयर की वैल्यू 1000 नहीं लेते अपन, 60,000 रुपए है ना, बहुत अच्छी चेयर है, 60,000 रुपए 60,000 रुपए कैसी चेयर होंगी सोचो एग्जाम्पल में तो 60,000 रुपए की चेयर आपने उसका आईटीसी ले लिया, और मिस्टर एक्स ने क्या किया, वो मिस्टर वाई को गिफ्ट कर दिया। ओके, तो बताओ यहां पे टैक्सेबिलिटी आएगी क्या? यस। क्यों आएगी बेटा? क्योंकि ये गिफ्ट कितने रुपए से ऊपर चले गया, बताओ फटाफट, 50,000 रुपए। लेकिन अब वही एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी चेयर है 10,000 रुपए की, 18% जीएसटी आईटीसी आपने इसके ऊपर ले लिया होगा मिस्टर एक्स ने, और ये चेयर उसने मिस्टर वाई को गिफ्ट किया, मिस्टर वाई गिफ्ट कर दिया। अब बताओ क्या होगा, क्या जीएसटी लगेगा? नो, यहां पे नो जीएसटी, ये ट्रांजैक्शन के ऊपर नो जीएसटी। अभी देख के आए अपन, क्योंकि इसकी वैल्यू कितने रुपए से कम है बेटा? 50,000 रुपए से कम है। लेकिन जरा देखो, ये आईटीसी आपने ले लिया, आईटीसी तब मिलता है बेटा अगर डबल टैक्सेशन हो रहा है। यहां डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि आगे का प्रोडक्ट आपका एग्जेम्प्ट है। देखो, आगे का प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, तो पीछे का क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपने तो क्रेडिट लेके रखा है, तो इस क्रेडिट को आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि इसके आगे टैक्स नहीं है, और अगर आगे टैक्स नहीं है तो पीछे का क्रेडिट आपको रिवर्स करना है। तो वही वहां पे बोला है, देखो, गिफ्ट्स अप टू 50,000 टू द एम्प्लॉइज में बी एग्जेम्प्टेड, हाउएवर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, है ना, सिंपल। और स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन वुड बी अट्रैक्ट जीएसटी। ये देखो, ये अभी बताया, स्टॉक ट्रांसफर सेम स्टेट में हो या फिर डिफरेंट स्टेट में हो, तो ये क्या माना जाएगा आपका? ये यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेट वाला एग्जांपल स्टॉक ट्रांसफर का, और ये सेम स्टेट, ये भी आपका क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, और मान के इसके ऊपर भी जीएसटी। समझ में आ गया आपको? तो देखो, दो चीजें मैं आपको पहला रिवाइज कर दूं। पहला क्या था बेटे? देखो, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, जिसके ऊपर आपने आईटीसी लेके रखा है। यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। वेरी गुड, आईटीसी आपने इसके ऊपर पहले लिया था, तो ही आपको ये जीएसटी आगे लगाना है। और दूसरा हम लोगों ने कहा गुड्स ट्रांसफर टू अ रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड बताया मैंने आपको, लेकिन एक फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। और दूसरा हम लोगों ने देखा डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट में आपको एग्जाम्पल दिया ब्रांचेस का, स्टॉक ट्रांसफर, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये भी रिलेटेड के डेफिनेशन में आएंगे, है ना। ये रिलेटेड की बात करें अपन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, और उनके केस में कितने रुपए से ऊपर? 50,000 के ऊपर अगर गिफ्ट जाता है, एग्जैक्ट 50,000 है तो बताओ क्या होगा? एग्जैक्ट 50,000 का गिफ्ट, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। देखो वहां पे क्या लिखा है? नॉट एक्सीडिंग 50,000, मतलब 50,000 भी चलेगा। ओके, चलो थर्ड वन, सिंपल थर्ड वन, प्रिंसिपल टू एजेंट और वाइस वर्सा। क्या मतलब हो इसका? कि अगर कोई गुड्स प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को दिए विदाउट कंसिडरेशन, या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को दी विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी उसे क्या माना जाएगा बेटा? सप्लाई माना जाएगा, और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। जैसे देखो क्या होता है, प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, मतलब क्या? तो मैं यहां पे बैठा हूं, कहां? मुंबई में, और मेरा एक एजेंट है, लेट्स से कहां पे? बेंगलोर, ये मेरा एजेंट है। तो देखो, मैं एजेंट को क्या करता हूं? ये एजेंट को गुड्स बेचता हूं मैं, राइट? तो मैं उससे पैसे लूंगा क्या? नहीं, वो एजेंट आगे सेल करेगा, सेल करके मुझे फिर पैसे वापस दे देगा। तो मैं तो उसको ऐसे ही भेज रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन फिर भी उसे क्या माना गया? सप्लाई माना गया, और ये ट्रांजैक्शन के ऊपर फिर क्या लग जाएगा बेटा? जीएसटी। गेटिंग द पॉइंट? तो देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल to his agent, where the agents undertakes to supply such a goods on the behalf of such a person। मतलब प्रिंसिपल पर्सन के बिहाफ में, ही इज अ प्रिंसिपल पर्सन, प्रिंसिपल पर्सन के बिहाफ में ये एजेंट्स गुड्स को सप्लाई कर रहा है। ये एजेंट जो है, ये एजेंट
प्रिंसिपल सप्लायर के बिहाफ में गुड्स को सप्लाई कर रहा है, सेम नहीं, यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है बिटवीन प्रिंसिपल पर्सन एंड एजेंट, ये इट इज लायबल फॉर जीएसटी। गेटिंग द पॉइंट? एंड वाइस वर्सा मतलब क्या? देखो, एजेंट ने कोई गुड्स परचेस की और फिर वो किसको देने वाला है? प्रिंसिपल को। तो मैं, ये एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि जा मेरे लिए गुड्स खरीद के ला, राइट? तो एजेंट ने गुड्स खरीदे और वो प्रिंसिपल को सप्लाई की। तो एजेंट टू प्रिंसिपल, ये भी जो ट्रांजैक्शन, देखो पहले केस में अपन ने क्या देखा? प्रिंसिपल टू एजेंट। अब कौन सा ट्रांजैक्शन बता रहा हूं मैं? एजेंट टू प्रिंसिपल। ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी तो नीचे दिया, देखो, बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। तो बाइंग एजेंट होते हैं ना, बाइंग एजेंट, बाइंग, तो उसने बाई करके फिर प्रिंसिपल को दिया। और पहले केस में क्या किया? प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया और एजेंट सेल कर रहा है। अब एजेंट ने कहीं से खरीदा और वो प्रिंसिपल को दिया, तो विदाउट कंसिडरेशन फिर भी वहां पे जीएसटी दिया। वहां पे क्लियरेंस ऑफ गुड्स टू कंसाइनमेंट एजेंट और क्लियरिंग एजेंट एंड फॉरवर्डिंग एजेंट इवन इफ सच एजेंट लोकेटेड इन द सेम स्टेट, भले ही क्यों ना वो सेम स्टेट में, उससे कोई अलग स्टेट में तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं। ओके, चलो फोर्थ वन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। अभी क्या है? देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। तो अगर आपने, सर ये पॉइंट कहीं देखा देखा लग रहा है, ये 7(1)(b) में हमने देखा था, तो 7(1)(b) में भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस ही देखा था, राइट? लेकिन ये पॉइंट और वो पॉइंट डिफरेंस है। देखो, जैसे दो चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक कौन सी? कंसिडरेशन, और दूसरा इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। तो वो जो हमने वहां देखा, कहा 7(1)(b) में, वहां कंसिडरेशन तो था बट इट वॉज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। कैटरीना कैफ का एग्जाम्पल। बट यहां कंसिडरेशन नहीं है लेकिन इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। दोनों का डिफरेंस समझ गया आपको? तो यहां कंसिडरेशन है क्योंकि शेड्यूल 1 इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन, बट ये क्या है बेटा? ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो देखो, अब मान के चलो कि कैटरीना कैफ की एक खास फ्रेंड, एकदम खास फ्रेंड यूएस में रहती है और उसको एक फिल्म के लिए, मतलब वो फिल्म, कोई फिल्म की एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ, और उसको ब्यूटी पार्लर की ट्रीटमेंट लेना है कैटरीना कैफ को इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, राइट? और उसने वो अपनी फ्रेंड से, यूएस की फ्रेंड से ब्यूटी पार्लर वाली की ट्रीटमेंट, मतलब वो ब्यूटी पार्लर वाली उधर के, तो उसने ट्रीटमेंट लिया इंडिया में, राइट? तो यहां वो क्लॉज आपके पॉइंट नंबर 4 में फंस जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसने सर्विस इंपोर्ट किया फ्रॉम हुम बेटा? रिलेटेड पर्सन। वो फ्रेंड कम आपकी क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। तो वो रिलेटेड पर्सन है, उससे अगर आपने सर्विस लिया और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस लिया, विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी जीएसटी आ जाएगा, है ना? जैसे देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन from a related person or from any of his establishment outside India in the course of furtherance of business. So it should be in the course of furtherance of business. जैसे देखो, यहाँ पे अपना एक हेड ऑफिस है नागपुर में और अपनी एक ब्रांच है, कहाँ है? यूएस में। अब यूएस की ब्रांच से अपन अगर कोई सर्विस ले रहे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कोई ब्रांच से यूएस के अपन एक सर्विसेज ले रहे, तो ये सर्विस के ऊपर क्या लगाया जाएगा बेटा? जीएसटी लगाया जाएगा, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, प्रोवाइडेड ये जो सर्विस अपन ने ली, ये सर्विस हमने किसके लिए यूज करना चाहिए? यूज फॉर बिजनेस। हिटिंग द पॉइंट? तो देखो वहां पे लिखा है, हाउएवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ सर्विसेज के लिए। एग्जांपल ये देखो, XYZ इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नेम्ड एज ABC इन यूके। तो ये जो है ये इंडियन कंपनी है, उसने ABC यूके में इनकॉर्पोरेट की। XYZ इंपोर्ट द सर्विसेज फ्रॉम ABC कंपनी, बराबर, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन एंड वुड अट्रैक्ट जीएसटी।
तो इसके ऊपर फिर क्या आ जाएगा, जीएसटी के लायबिलिटी। चलो एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट, फास्ट, राइट। चलो देखो फटाफट क्या बोलता है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन है। शेड्यूल 1 में पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, बताओ क्या, शेड्यूल 1 में परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, आईटीसी लिया होगा तो जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करोगे विदाउट कंसिडरेशन, डोनेशन का एग्जांपल लिया था, तो भी वो क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर आगे जीएसटी लग जाएगा। सर्विस के लिए ये नहीं है और उसके ऊपर क्रेडिट लेना आपको जरूरी है और बिजनेस एसेट होना भी जरूरी है। फिर बी में देखा था हम लोगों ने, ट्रांसफर किसको करना चाहिए, रिलेटेड पर्सन को करना चाहिए या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन को। डिस्टिंक्ट पर्सन में ब्रांच का एग्जांपल दिया था। रिलेटेड पर्सन हम लोगों ने देखा था बेटा, रिलेटेड की डेफिनेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई भी आते हैं, लेकिन इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने देखा था बेटा, एजेंट को बेचा है तो कंसिडरेशन तो लेगा ही नहीं, बेचने के लिए आगे दे रहा है, फिर भी प्रिंसिपल टू एजेंट, ये ट्रांजैक्शन के बीच में जीएसटी लगेगा, या एजेंट ने कहीं खरीद के आपके प्रिंसिपल को दिया तो उसके ऊपर भी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। ओके, एंड फोर्थ वन देखा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन से हम लोगों ने कोई सर्विस इंपोर्ट की है, इंपोर्ट करने पे भी जीएसटी लगेगा, प्रोवाइडेड इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।